हेलो फ्रेंड्स, हम अपने आज की वीडियो में बाल विकास के अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे और इसी में आपके ऑब्जेक्टिव भी शामिल हो जाते हैं। तो दोनों ही प्रश्न हम देख लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से। पहला प्रश्न है आपका, बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या करके हम कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, भाषा ज्ञान का विकास करके। क्योंकि आप कभी भी कल्पना करते हैं तो उसके लिए भाषा आनी ज़रूरी है। आपने देखा होगा, आप सपने देखते हैं तो सपने की कोई ना कोई भाषा तो होती है, आप बोल रहे होते हैं उसमें, ठीक है, किसी से बातें कर रहे होते हैं। तो भाषा का आपको ज्ञान ही नहीं होगा, आपको बोलना ही नहीं आता होगा, तो आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कहानियाँ या कथाएँ सुनाकर। तो कहानियाँ या कथाएँ सुनकर भी आप कल्पना का विकास कर सकते हैं। आपने देखा होगा, टीचर आपको कहानियाँ सुनाते हैं जब भी कोई चीज़ बता रहे होते हैं क्लास में, तो कहानी सुनाते हैं और आप एकदम उसमें डूब जाते हैं। आप कल्पना करने लगते हैं कि जैसे आप भी उसी जगह मौजूद हैं। तो कल्पना शक्ति का विकास दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो भाषा ज्ञान का विकास करके और दूसरा कहानियाँ या कथाएँ सुनाकर। सेकेंड है, थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम बताए हैं। तो थॉर्नडाइक के 3 नियम थे, मैंने आपको बताई थी। टैप से फुल फॉर्म बताई थी इसकी। टी से हो जाता है आपका तत्परता का नियम, ए से हो जाता है आपका अभ्यास का नियम और पी से हो जाता है आपका प्रभाव का नियम। तो 3 नियम है थॉर्नडाइक के, जो 3 मुख्य नियम है, और 5 गौण नियम थे जिसकी मैंने बीमास करके फुल फॉर्म बताई थी। आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि अधगम की 2 प्रभावशाली विधियाँ कौन कौन सी हैं। अधगम की हमने प्रभावशाली विधियाँ कई देखी थी, जिसमें 2 पूछी गई हैं, तो 2 आप याद रखिएगा। करके सीखना, जिसे जॉन डीबी ने दिया था, ठीक है, इन्होंने इस पर फोकस किया था कि बच्चे करके सीखते हैं अच्छी तरीके से। और दूसरा अनुकरण द्वारा सीखना, जब छोटे होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, दूसरों को अनुकरण करते हैं, ठीक है, दूसरों का अनुकरण करते हैं और उसके माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि एवं ध्यान में संबंध बताइए। तो अभी हमने चैप्टर पढ़ा था रुचि और ध्यान का। तो रुचि और ध्यान में क्या संबंध होता है, कि बताया गया था कि एक सिक्के के ये 2 पहलू हैं, क्योंकि एक के अभाव में दूसरा नहीं हो सकता। जिसमें रुचि होती है उसमें ध्यान लग जाता है, और जिसमें ध्यान लग जाता है उसमें रुचि अपने आप बन जाती है। ये चीज़ बताई थी ना मैंने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं, मतलब कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके आधार पर हम पर्सनैलिटी को नापते हैं, ठीक है। तो पहली है इसमें वस्तुनिष्ठ विधि, फिर है आत्मनिष्ठ विधि और तीसरी है प्रक्षेपण विधि। तीनों विधियों के बारे में हमने पढ़ा था। वस्तुनिष्ठ विधि एक थी, दूसरी आत्मनिष्ठ विधि थी और तीसरी प्रक्षेपण विधि थी। इसमें आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत 4 विधियाँ थीं, आत्मकथा लेखन विधि, प्रश्नावली विधि, व्यक्ति इतिहास विधि और साक्षात्कार विधि। और वहीं पर जो आपकी वस्तुनिष्ठ विधि है, इसके अंतर्गत आती थी निरीक्षण विधि, निष्पादन विधि, ठीक है, और प्रक्षेपण विधि के अंदर टैट आ जाता था, कैट आ जाता था, हरमन रोशा विधि, ये सारी आ जाती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मृति क्या है। सामान्य तौर पर स्मृति का अर्थ होता है याद करना। आपने कहा होगा कि आपकी स्मृति कैसी है, तो मतलब है कि आप कितनी चीज़ों को याद रख पाते हैं। तो स्मृति से मतलब होता है याद रखना। वुडवर्थ ने कहा कि जो बात पहले से सीखी जा चुकी हैं उसको याद रखना ही स्मृति है, ठीक है। आप कितनी बातें याद रख पाते हैं वो स्मृति है, और जो बातें आप भूल जाते हैं वो विस्मृति कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि एवं विकास से संबंधित किन्हीं 2 कारकों के नाम लिखिए। तो प्रमुख 2 कारक हैं आपका बालक का भोजन और लैंगिक अंतर। देखिए, भोजन होगा तभी वृद्धि और विकास होगा, ठीक है। अगर जो बालक होगा वो भोजन करेगा तो वृद्धि और विकास होगा। लैंगिक अंतर से मतलब है कि जो स्त्री होते हैं या जो मेल होते हैं, जो फीमेल होते हैं, उनका जो वृद्धि और विकास होता है वो दोनों में अंतर होता है, ठीक है, दोनों का अलग अलग तरीके से विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिंतन क्या है। देखिए, चिंतन के बारे में रॉस ने कहा है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, और चिंतन का जो आधार होता है वो होता है प्रत्यक्षीकरण और स्मृति। मतलब पहले से आपको जो बात याद है उससे संबंधित आप यह चिंतन कर सकते हैं, या कोई वस्तु आपने सामने देख रखी है उससे समस्या या कोई चिंतन शुरू हो सकता है, ठीक है। यह प्रक्रिया किसी समस्या के उपस्थित होने के कारण प्रारंभ होती है और उसके अंत तक चलती है। मतलब मान लिया कोई समस्या आपके सामने उत्पन्न हो गई तो आप चिंतन करने लगेंगे, ठीक है, चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे किसी के चोट लग गई आपके घर में, तो क्या हो गया, समस्या आपके सामने उत्पन्न हो गई और आप उससे संबंधित एकदम चिंतन शुरू हो जाता है, और जब तक वो समस्या सॉल्व नहीं होती तब तक चिंतन चलता रहता है। तो ये है आपका चिंतन के बारे में। चिंतन का विकास हेतु बच्चों में करके सीखने के लिए जागृत किया जाता है, ठीक है। जैसे कि चिंतन की प्रक्रिया शुरू तभी होगी जब कोई समस्या आएगी, तो बच्चों को क्या करते हैं हम लोग, कहते हैं कि खुद करके सीखो चीज़ों को। जब वो करके सीखते हैं तो उसका हल निकाल लेते हैं, तभी बच्चों को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो बच्चे खुद करके सीखें चीज़ों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पना क्या है। मैकडूगल ने कहा है कल्पना के बारे में कि कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। मतलब ऐसी वस्तुओं के बारे में चिंतन करना जो आपके सामने उपस्थित नहीं है, ठीक है, तो उनके बारे में जो आप चिंतन करते हैं वो कल्पना कहलाता है।
जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है, कल्पना शक्ति बढ़ती जाती है। आपने पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था कि कल्पना का विकास कैसे किया जाता है। तो एक तो ये है कि भाषा का ज्ञान करके, दूसरा कहानी या कविताओं के माध्यम से आप कल्पना का विकास कर सकते हैं। तो मैकडूगल ने क्या कहा है कि दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन कल्पना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तर्क क्या है, तर्क से आप क्या समझते हैं। तो तर्क है क्या? तर्क एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें संगठित एवं व्यवस्थित ढंग से क्रिया की जाती है। मतलब इसमें एक तरीके से आप सोचते हैं। चिंतन में क्या आप कहीं से भी समस्या का हल ढूंढने लगते हैं, लेकिन तर्क में क्या होता है, एक निश्चित तरीके से आप उसका हल ढूंढते हैं। ठीक है, आप पहेलियों को अपने हिसाब से लगाते हैं कि अच्छा ऐसे करेंगे तो ये होगा, फिर ऐसे करेंगे ये करेंगे, फिर इसके बाद ये यहाँ से ये पता चल जाएगा। तो ऐसे करके आप एक निश्चित क्रम से जब सोचते हैं चीज़ों को तो उसे तर्क कहते हैं। ठीक है, जब आप व्यवस्थित ढंग से कोई क्रिया करते हैं तो वो तर्क कहलाती है। तर्क एक ऐसा उत्पाद चिंतन है जिसमें किसी समस्या के समाधान करने के लिए पहले अनुभवों को नए ढंग से संगठित किया जाता है। ठीक है, वुडवर्थ ने क्या कहा कि मन में उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को रखकर क्रमानुसार चिंतन ही तर्क है। बालक जैसे जैसे बढ़ता है उसमें चिंतन एवं तर्क करने की क्षमता आती जाती है। ठीक है, पॉइंट सही है। तर्क के द्वारा बालक अपनी बात को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा अक्सर आपके जो दोस्त होते हैं, कोई बात छिड़ जाती है तो वो क्या करते हैं, कोई ना कोई तर्क देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तर्क को हमेशा सही माना जाता है। फिर अब व्यक्ति में चिंतन करने से तर्क की क्षमता बढ़ती जाती है। जितना व्यक्ति सोचेगा उतना ज़्यादा वो तर्क कर लेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 11 से 12 वर्ष की आयु में तर्क की क्षमता आ जाती है। आपने जब जीन प्याजे के चारों स्टेप पढ़े होंगे, 4 अवस्थाएं जो उन्होंने दी थी, तो उसमें जो चौथी अवस्था थी, तीसरी अवस्था मूल चिंतन की अवस्था, जिसमें बालक 7 से 11 वर्ष की एज में होता है, तो उसमें क्या होता है, बालक को तर्क करना आ जाता है, तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। तो याद रखिए कि 11 से 12 वर्ष तक की आयु में तर्क करने की क्षमता आ जाती है बच्चों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये चीज़ किसने कहा था कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? तो ये एनास्टॉसी ने कहा था। याद रखिएगा, एनास्टॉसी फेमस व्यक्ति हैं और इन्होंने ही कहा था कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो जीन्स के अतिरिक्त, व्यक्ति के जो जीन्स होते हैं उनके अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। एनास्टॉसी ने कहा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। कि बाल विकास जो होता है, बच्चे का विकास होता है, उसमें वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है? तो व्यक्ति के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्नलिखित रूप से पड़ता है। पहला है, बालकों में माता पिता की विशेषताएं जो होती हैं वो स्थानांतरित होती हैं। मतलब आपने देखा होगा जैसे बच्चे होते हैं, जैसे माता पिता होते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं बच्चों में आ जाती हैं। कहीं रंग रूप एक जैसा रहता है, ठीक है, कभी कभी बोलने का ढंग भी वैसे ही रहता है, और जो बुद्धि का स्तर होता है माता पिता का वैसे ही बच्चों का होता है। तो कई चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा है, बालकों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण उनका वंशानुक्रम है। मतलब जो प्रमुख शक्तियाँ होती हैं बच्चों के अंदर, वो उनके माता पिता से ही आती हैं। माता पिता से नहीं आती तो उनके जो पूर्वज होते हैं उनसे आ जाती है, बाबा दादी से, नाना नानी से। ठीक है, तो वंशानुक्रम का बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर है, बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। अभी हमने वंशानुक्रम का पढ़ा प्रभाव, अब हम वातावरण का पढ़ेंगे, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं जो किसी भी बालक के विकास में प्रभाव डालती हैं। तो वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? पहला है बुद्धि का प्रभाव। बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों को उत्तम वातावरण में रखने पर उनकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। जैसे आपने देखा हो, कोई बच्चा काफ़ी दिनों तक वो गांव में रहे तो हो सकता है उसकी बुद्धि का इतना विकास नहीं हो पाता, लेकिन उसे आगे के टाइम पे आप शहर में डाल दीजिए, उसके दोस्त थोड़े होशियार बना दीजिए, तो क्या होगा, उसका जो वातावरण होगा वो बदलेगा। ठीक है, धीमे धीमे पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा, हो सकता है वो दिमाग से भी तेज हो जाए। तो बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है इसका, वातावरण का। दूसरा, व्यक्तित्व पर। जब आपके दोस्त अच्छे होंगे तो आप भी अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, तो व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर बच्चों के दोस्त बुरे होंगे, ठीक है, गाली आली देते होंगे या और कुछ करते होंगे, तो उन पर भी वैसे ही प्रभाव पड़ेगा, उनकी जो पर्सनैलिटी होगी वैसी बन जाएगी। तो ये पड़ता है आपका वातावरण पर प्रभाव। अब है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो किशोरावस्था की बहुत विशेषताएं आपने पढ़ी भी थी, मैंने ट्रिक से बताई भी थी आपको। पहला है आत्मसम्मान की भावना। ठीक है, किशोरावस्था की एज में बालक में क्या आ जाता है कि आत्मसम्मान की भावना आ जाती है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगता है, उसे बेइज्जती बहुत जल्दी लगती है। अगर कोई कुछ भी बोल देता है तो वो अपने ऊपर ले जाता है और लड़ने को तैयार हो जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आत्मसम्मान की भावना आ जाती है। दूसरा है, काम भावना की परिपक्वता आ जाती है। तीसरा है, धार्मिक भावों का उदय। मतलब इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा धार्मिक होने लगता है बच्चा, मंदिर अंदर में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है उसका, पूजा वूजा करने लगता है। ठीक है, फिर है अपराध प्रवृत्ति, कि अपराध की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है इसी में, क्योंकि इसी एज में बिगड़ने की एज भी कहते हैं। तो अगर बच्चा गलत संगति में पहुंच जाता है तो अपराध की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार परिवार की परिभाषा दीजिए। तो पेस्ट्रोलॉजी ने कहा है कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक की सर्वप्रथम पाठशाला है।
तो याद रखिए पेस्टोलॉजी ने परिवार को कहा है कि घर जो होता है वो शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक की प्रथम पाठशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों के नाम बताइए। मतलब कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो किसी भी व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। तो पहला है आपका वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का बहुत प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पर, मैंने आप पिछले क्वेश्चन में पढ़ा भी था ये। वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सांवेगिक तनाव, कि कैसे आपकी तनाव की अवस्था चल रही है, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है किसी भी व्यक्तित्व पे। सामाजिकरण, जैसे समाज में आप रह रहे हैं वो भी प्रभाव डालता है व्यक्तित्व में। और जो शारीरिक तत्व होते हैं, ठीक है, आपका शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं कैसे हैं, तो ये चीज़ें भी काफ़ी प्रभाव डालती हैं किसी भी इंसान के व्यक्तित्व पर। अब हम पढ़ेंगे रुचि की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए कि रुचि की दो विशेषताएं क्या हैं। तो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं कि रुचि जो होती है वो ज्ञान पर आधारित होती है। अगर आपका किसी चीज़ में ज्ञान है अधिक है, जैसे आपको मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, ज्ञान ज़्यादा है, आप अच्छी लगती है आपको मैथ, तो क्या होगा, आपकी रुचि अपने आप उसमें बढ़ जाएगी। अगर आपकी साइंस अच्छी है तो आपकी साइंस में रुचि बढ़ जाएगी। सेकेंड पॉइंट यही है कि रुचि और ध्यान एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ पर ध्यान लगेगा वहाँ पर रुचि उत्पन्न हो जाएगी, और जहाँ आपकी रुचि होगी वहाँ पर ध्यान अपने आप लग जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, अप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। तो अप्रेरणा सब मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है टू मूव, अर्थात गति करना। बस इतना आपको लिखना है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके बाद व्यक्ति गतिशील या सक्रिय हो जाता है अब प्रेरणा कहलाते हैं, ठीक है। और प्रेरणा को क्या कहते हैं, तो सीखने का हृदय, सीखने का स्वर्णपथ और सीखने का मुख्य कारक कहा जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक नंबर में पूछ सकता है कि सीखने का हृदय किसे कहा जाता है या सीखने का स्वर्णपथ किसे कहा जाता है, तो अब प्रेरणा को ही सीखने का हृदय और स्वर्णपथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि जो भी शिक्षा दी जा रही है वो बाल केंद्रित है। पहले जो दी जाती वो शिक्षक केंद्रित होती थी, शिक्षक को केंद्र में रखकर दी जाती थी। अब बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है। इसलिए बालक को मुख्य केंद्र मानकर जब हम शिक्षा देते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि बालक कैसे चीज़ों को समझता है, उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ें पढ़ानी चाहिए, कैसे पढ़ानी चाहिए, ये सब जानना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग बाल विकास का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही वंशानुक्रम कहलाता है। ये चीज़ याद रखिए, वंशानुक्रम की कभी भी परिभाषा आता है तो आपको यही लिखना है कि आनुवांशिक जो गुण होते हैं या जो लक्षण होते हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही या हस्तांतरित होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। रूद बेडिक्ट ने क्या कहा था, तो इनके अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। काफ़ी सरल है परिभाषा इनकी, याद रखिएगा कि वंशानुक्रम क्या है। इन्होंने कहा है तो वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने जो मुख्य अवस्थाएं बताई हैं बालक की वो तीन ही बताई हैं। पहला है आपका शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था। वैसे तो कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग बताई है, लेकिन जो मुख्य हैं वो तीन ही हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, लिख दीजिएगा कि बाल मनोविज्ञान, आपने पूरी बुक ही पढ़ मारी है तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि हम इसमें किसका अध्ययन कर रहे हैं। तो बालकों के जो विकास की प्रमुख अवस्थाएं हैं या विभिन्न अवस्थाएं हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। फिर बाल विकास के कौन कौन से पक्ष हैं, तो हमने किन किन पक्षों का अध्ययन किया इसमें आप जानते होंगे इन्हें। तो देखिए, सबसे पहले हमने शारीरिक विकास के बारे में पढ़ा था बालकों की, फिर मानसिक विकास पढ़ा, फिर भाषा का विकास कैसे हुआ, फिर संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ा और सामाजिक विकास के बारे में पढ़ा। तो ये 5 पक्ष हैं, याद रखिएगा कि इनके विकास के बारे में हमने पढ़ा था मनोविज्ञान के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मतलब कौन से कारक ऐसे हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो पहला वंशानुक्रम, क्योंकि माता पिता से गुण जो मिल रहे हैं वो प्रभावित कर रहे हैं। वातावरण में, अगर हम उत्तर साइड का लड़का है वो साउथ में चला जाता है, वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती तो उसका कलर डाउन हो जाता है, तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। पौष्टिक भोजन का भी प्रभाव पड़ता है, अगर सही से भोजन नहीं मिलेगा, संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि पौष्टिक भोजन का भी प्रभाव पड़ता है। फिर है कि अभ्यास और खेल कूद का भी प्रभाव पड़ता है, और निद्रा और विश्राम का भी शारीरिक विकास को ये प्रभावित करते हैं। तो ये 5 कारक हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रमुख रूप से संवेग कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो मैकडोगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, लेकिन अगर प्रमुख रूप से पूछा जाए संवेग तो सिर्फ 3 होते हैं संवेग, क्रोध, भय और प्रेम, ठीक है। प्रमुख रूप से संवेग सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं, 3 संवेग होते हैं, वो भी है क्रोध, भय और प्रेम।
तो याद रखिएगा प्रमुख रूप से संवेग कितने, 3, क्रोध, भय और प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा क्या है। तो शैशवावस्था को जन्म से 5 वर्ष तक का मानते हैं, बाल्यावस्था को 6 से 10 तक का मानते हैं, और किशोरावस्था को 11 से या कहीं कहीं 12 भी दिया है, तो 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था का टाइम पीरियड चलता है। फिर अधगम से आप क्या समझते हैं। तो अधगम की कई परिभाषाएं दी गई हैं, आप याद रखिएगा। एक कि स्किनर ने कहा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। काफ़ी बार आती है इसलिए मैंने ये वाली डेफिनेशन आपको बताई है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये बोला था आपका स्किनर ने। फिर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि वातावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सामान्य रूप से वातावरण हमारे चारों ओर विद्यमान वह सभी वस्तुएं हैं जो कि हमें प्रभावित करती हैं। अगर सामान्य रूप से सिंपल डेफिनेशन देखें तो वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा वातावरण क्या है, तो वह प्रत्येक वस्तु जो हमारे चारों ओर विद्यमान है और हमें प्रभावित कर रही है। जैसे वातावरण में क्या क्या आ जाएगा, जलवायु है, ठीक है, मौसम है, ये सारी चीज़ें हमें प्रभावित कर रही हैं, तो ये वातावरण के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे की बौद्धिक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं दी हैं। तो जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं, आपको याद होंगी। पहला था इंद्रिय गामक अवस्था, ठीक है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था में 0 से 2 वर्ष के बीच में आती है। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आती है आपकी 2 से 7 वर्ष तक की एज। और फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसमें बच्चा तर्क करने लगता है, ये आती है 7 से 11। और फिर आती है लास्ट में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर के बालक होते हैं और वो उनमें ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति किसे कहते हैं। कई बार हमने पढ़ चुके हैं इसे कि सीखे हुए ज्ञान को धारण करना ही स्मृति कहलाती है, या स्मृति का दूसरा मतलब होता है याद रखना किसी भी चीज़ को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलर ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो याद रखना कोलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया था और इन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, कोलर थे जर्मनी के, इनके साथी कौन थे, तो कोफा, कोलर और बर्दिमान इनके साथी थे और इन्होंने चिंपांजी पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने के प्रमुख 3 नियम और 5 गौण नियम भी इन्होंने दिए थे और किस पे प्रयोग किया था, तो बिल्ली पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावलव ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इन्होंने दिया था आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या अनुबंधन का सिद्धांत भी कह सकते हैं हम लोग, क्लासिकल थ्योरी भी कह सकते हैं, तो सब इन्हीं के नाम है। और कुत्ते पर प्रयोग किया था, अमेरिका के थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्किनर ने सीखने के सिद्धांत का नाम बताइए। स्किनर के सीखने का सिद्धांत क्या था, तो इनके सीखने का सिद्धांत कहलाता था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। चूहे पे प्रयोग किया था, कबूतर पे इन्होंने प्रयोग किया था, और नाम क्या है इनके, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी इन्हीं के सिद्धांत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अवधान क्या है। मैंने आज जब भी अवधान चैप्टर आपको पढ़ाया था तो बताया था कि अवधान को हम ध्यान भी कह सकते हैं, ठीक है, इसे ध्यान भी कहा जाता है। तो चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान या ध्यान कहलाता है। ठीक है, जब हम चेतना को किसी एक वस्तु पर लगा देते हैं तो वही क्या कहलाता है, अवधान या ध्यान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण क्या है। तो बुद्धि का मापन ही बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण हम क्या करते हैं, तो बुद्धि का मापन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन क्या है। तो रॉस ने बताया था कि चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्मृति जो कि एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम बताइए। जब स्मृति चैप्टर हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था स्मृति के अंतर्गत 4 क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो 4 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। पहले हम चीज़ों को सीखते हैं, उसके बाद चीज़ों को धारण करते हैं। जब हम उन्हें धारण कर लेते हैं तो उन्हें पुनः याद करने की कोशिश करते हैं, पुनः स्मरण आता है तीसरा पॉइंट। और उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को पहचान लेते हैं जो हमने याद की थी या जो चीज़ हमने सीखी थी। तो 4 पॉइंट थे, पहला सीखना, फिर धारण करना, फिर पुनः स्मरण और लास्ट था आपका पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा बॉक्स निर्माण किस विकास अवस्था में होता है। तो जब भी हम भाषा विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे शैशवावस्था में, तो उनमें होता है कि पहले बच्चा क्रंदन करता है, फिर बलबलाता है, फिर हाव भाव देने लगता है, फिर धीमे धीमे शब्द सीखने लगता है। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, भाषा विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धिमापन किस परीक्षण से करते हैं। मतलब जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं उनका बुद्धिमापन हम किस परीक्षण से करते हैं। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत हम उन व्यक्तियों का परीक्षण करते हैं बुद्धि का जो पढ़े लिखे नहीं हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती थी, तो आपने भूल भुलैया परीक्षण पढ़ा होगा पोर्टियस का, वो भी इसी में आता था। कभी चित्र के माध्यम से हम चीज़ों का, इन लोगों का पता लगाते हैं ये लोग कितने बुद्धिमान हैं। तो कई चीज़ों का हम पता इन्हीं बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से लगाते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलर ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग किया था। तो बनमानुस पे किया था, मैंने बताया था, नाम इनका सुल्तान था जो बनमानुस था।
और क्या सिद्धांत दिया था, तो पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत इनका कहलाता है, और सूझ का सिद्धांत उसे हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है। तो याद रखिए कि स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े बल, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। ठीक है, एक दो शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं इसमें, लेकिन डेफिनेशन यही है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो CL हल ने किसका सिद्धांत दिया था, प्रबलन का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गुथरी का सीखने का सिद्धांत बताइए, कि गुथरी ने कौन सा सीखने का सिद्धांत दिया था। इसके बारे में नहीं लिखने को नहीं आएगा ज़्यादा, लेकिन बस एक नंबर में पूछ सकता, तो याद रखिए समीपता का जो सिद्धांत था वो गुथरी ने दिया था। समीपता का सिद्धांत दिया आपका गुथरी ने, और प्रबलन का सिद्धांत दिया था CL हल ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपका जीन प्याजे ने दिया था। याद रखिए 4 अवस्थाएं जो बताई थी ये जीन प्याजे की थी, और इन्होंने ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, और इनका पूरा सिद्धांत कहलाता है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, वाइगोत्स्की ने दिया था। ZPD का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, जिसकी फुल फॉर्म थी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें मैंने बताया था कि अगर कोई वयस्क बच्चे की थोड़ी सी मदद कर दे तो जितना वो उसका विकास होने वाला है उससे आगे चलकर वो विकास कर सकता है। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा दोबारा वीडियो देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है, कहलाता है। तो इसमें आप समझ रहे हो कि किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में आपका एकदम ध्यान केंद्रित हो जाए और उससे आपको ये लगाव हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी उसमें रुचि उत्पन्न हो गई है, तो वो रुचि कहलाएगी। ठीक है, तो है प्रवृत्ति जिससे बालक में किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित होता है और उससे उसका लगाव हो जाता है, रुचि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बालक किसी कार्य को दूसरे बालक के कार्य को देखकर उसी तरह सीखता है तो यह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है। जब बालक किसी दूसरे बालक के कार्य को देखकर सीख रहा है कोई कार्य, तो यह विधि निरीक्षण विधि कहलाती है, क्योंकि वो निरीक्षण करके सीख रहा है चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य बातों के समान होने पर बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज़ सीख ले, तो यह सीखने की विधि थॉर्नडाइक की किस विधि के अंतर्गत आती है। तो ये प्रयत्न एवं भूल विधि के अंतर्गत आती है। जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया, तो वो क्या कर रहा है, बार बार प्रयत्न कर रहा है सीखने का, और वो सीख लेता है। तो हो सकता है कई बार गलतियाँ भी करे, तो ये क्या कहलाता है, प्रयत्न एवं भूल विधि के अंतर्गत ये चीज़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया बार बार होने पर प्रयोगकर्ता क्या करता है, सिर्फ घंटी बजाता है और भोजन नहीं देता, लेकिन कुत्ते की क्या करती, फिर भी लार आ जाती। तो ये चीज़ हमने किसके प्रयोग के अंतर्गत पढ़ी थी, तो ये अपने कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था, पावलोव ने किया था। पावलोव का जो क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत था उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आ रहा है, समृद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, जो पावलोव ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन प्याजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन 2 उप प्रक्रियाओं में किया है। तो जीन प्याजे ने किस में किया था, जो बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था, जो अनुकूलन क्रिया था इसका विभाजन 2 प्रक्रियाओं में किया था। पहला आत्मसातकरण। आत्मसातकरण में क्या होता है कि जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं उसे वैसा का वैसा ही अपने अंदर ग्रहण कर लें, तो वो आत्मसातकरण कहलाता है। उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करते। जैसे अगर छोटे थे, किसी ने हमें किसी पक्षी को कौवा बता दिया, तो हमने मान लिया कि हाँ वो कौवा ही है, और ज़िंदगी भर हम उसे कौवा मानते रहे, तो ये कहलाता है आत्मसातकरण। लेकिन व्यवस्थापन क्या है कि जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमें किसी ने कहा कि नहीं ये कौवा है और ये कबूतर है, तो हमने माना कि हाँ अच्छा कौवा ऐसा होता है, कबूतर ऐसा होता है, हमने थोड़ा बहुत चेंजमेंट किया अपने अंदर, तो ये कहलाता है आपका अकोमोडेशन या व्यवस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयाम सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विधाओं में मानसिक योग्यता को वर्गीकृत किया है। तो देखिए जब बुद्धि का सिद्धांत पढ़ा था हमने, तो ये चीज़ें पढ़ी थी कि गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, जैसे 3D सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसमें 3 विधाएं थीं, पहला था विषय वस्तु, दूसरा संक्रिया और तीसरा उत्पाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो इसे थोड़ा बड़ा में भी याद रखिएगा, हो सकता है 2 नंबर में ये पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में वर्गीकृत किया है। तो युंग ने जो पर्सनैलिटी था उसे 3 भागों में वर्गीकृत किया था। पहला अंतर्मुखी व्यक्ति बताया था, फिर बहिर्मुखी, और तीसरा उभयमुखी। जो अंदर ही अंदर खोए रहते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं, जो बहुत बोलचाल करते हैं, बहुत बातें करते हैं, वो बहिर्मुखी, और उभयमुखी में क्या होता है, दोनों के गुण पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मानसिक क्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है क्या कहलाता है। तो हमने पढ़ा था कि ये तर्क कहलाता है। जब भी मानसिक प्रक्रिया में हम संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तर्क कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
बालकों की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाती है। तो बालकों की वह मनोस्थिति क्या कहलाती है? जब वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है, तो यह मनोस्थिति आपकी कहलाती है मानसिक स्वास्थ्य। तो ये वीडियो आज का यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तैयारी करते रहिए, क्वेश्चंस पढ़ते रहिए। 1 नंबर के पढ़ लेंगे तो ये रहेगा, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो 2 नंबर के भी कंप्लीट हो जाएंगे आपके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।